नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विकी की पाठशाला ने आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर सीरीज 2021 स्टार्ट कर रखी है, जिसमें मैं आज आपको इंग्लिश सीखने का पहला स्टेप समझाऊंगा, जिसमें मैं आज आपको हिंदी के स्वर, व्यंजन, उनकी मात्राओं का प्रयोग और कुछ हिंदी के नामों का प्रयोग करके उन्हें कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप पूरा अंत तक देखें बिना स्किप किए, क्योंकि इंग्लिश सीखने का ये पहला स्टेप है। अगर आप इसमें कुछ भी मिस करेंगे तो आगे के वीडियोस आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के पहले स्टेप में हमें सबसे पहले स्वरों को समझना है। देखिए, स्वर जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में, वोवल्स कहते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये समझाते हैं कि आखिर स्वर होते क्या है। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी नहीं पता है कि वोवल्स और स्वर होते क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये भाषा की आधारभूत इकाई है। आधारभूत इकाई है, यानी अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूं कि ये किसी भी लैंग्वेज की, नहीं हिंदी की, नहीं इंग्लिश की, नहीं दुनिया की किसी भी लैंग्वेज की ये फंडामेंटल यूनिट है। क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। अब इसे फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है, अब ये भी समझ लीजिए। क्योंकि जितने भी शब्द हैं, जितने भी सेंटेंस हैं इंग्लिश में, जो भी कुछ है ना, वो सब कुछ वोवेल से ही बना है दोस्तों। और किसी भी भाषा में, आप केवल हिंदी या इंग्लिश मत समझिए, दुनिया की किसी भी भाषा की फंडामेंटल यूनिट जो होती है वो उसके वोवेल्स होते हैं। तो पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि जो स्वर यानी जो वोवेल्स होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के फंडामेंटल यूनिट होते हैं। अब इसकी दो बातें आप और समझिए। दो बातें इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये किसी भी भाषा के साउंड्स को कहते हैं, यानी उनकी जो ध्वनियां होती हैं, जो उनकी आवाजें होती हैं, जिन्हें हम साउंड्स कहते हैं। हिंदी में इसे आप ध्वनियां कह सकते हैं, ध्वनियां। तो किसी भी भाषा की जो ध्वनियां होती हैं या उसके जो सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स होते हैं जिसे आप प्रतीक कहते हैं, जिन्हें आप चिन्ह भी कह सकते हैं। तो जो स्वर होता है, जो वोवेल्स होता है, वो किसी भी भाषा की फंडामेंटल यूनिट होता है, जो उस भाषा की ध्वनियां व प्रतीकों को आप कह सकते हैं। जो भी हम अ बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बी सी डी, ये क्या है? हमारे स्वर है। हमने ए बोला तो ये लिखा है, ए साउंड है और ये उसका प्रतीक है। हमने ब बोला, ब एक ध्वनि है और बा का ये उसका सिंबल है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को स्वर कहते हैं, पहली बात। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम स्वर कहते हैं। और स्वर क्या होते हैं? ध्वनियां और उनके प्रतीक होते हैं दोस्तों। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई है। अब इसकी हमें क्या समझनी है? हमें यहाँ पे ये समझनी है कि कौन कौन से स्वर हैं। देखिए, यहां पे मैंने लिख दिए स्वर, यहां पे मैंने लिखी उनकी मात्रा के चिन्ह या मात्रा रूप, और यहां पे मैंने लिखी उनकी इंग्लिश। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों ये इंग्लिश सीखने का। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा इस फॉर्म में, क्योंकि ये मैंने अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए ये सारी चीजें डेवलप की हैं दोस्तों। तो नंबर 1 पे आता है हमारा छोटे आ से अनार। देखिए, आपको डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको कहां से स्टार्ट कर रहा हूं? छोटे आ से अनार से। तो मैं आपको पहली क्लास में मान के चल रहा हूं, जिससे मुझे सिखाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको केवल हिंदी पढ़नी आती है तो आप मेरी सीरीज को शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे सारे वीडियो देखें, उनकी नोटिंग अपने पास करें। और अगर आपके पास कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप मेरे से फोन पर व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हैं या कॉल भी आप मुझे कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों।
तो देखिए ये जो छोटा आ है, ये जो छोटा आ है, इसकी कोई भी मात्रा का चिन्ह नहीं होता। सबसे मेन, अगर ये जो क है या ये जो बा है या ये जो हा है, इन पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब इस पे छोटे अ की मात्रा है। अब छोटे आ की मात्रा के लिए हम ए लिखते हैं, ए फॉर एप्पल। तो हिंदी स्टार्ट होती है छोटे आ से, अनार से, और इंग्लिश स्टार्ट होती है ए फॉर एप्पल से। तो मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से करा रहा हूं दोस्तों। दूसरे नंबर पे आता है हमारा बड़े आ से आम। इस बड़े आ से आम का सिंबल होता है, मात्रा रूप होता है एक डंडा, और उस पर होती है सिरोरेखा। सिरोरेखा क्या होती है, आप कोई भी स्वर, जैसे मैंने कमल लिखा, आप कमल पे ये उस रेखा खींची तो इसे सिरोरेखा कहते हैं दोस्तों, सिरोरेखा। ठीक है, तो एक डंडा और उस पर सिरोरेखा होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, इस बड़े आ के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, ए भी लिखते हैं और डबल ए भी लिखते हैं, ए भी लिखते हैं और डबल ए भी लिखते हैं। इसके बाद आता है छोटी से इमली। छोटी से इमली की मात्रा होती है एक डंडा और सीधे हाथ की तरफ गिरती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये क है, इस का पे कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब किसकी मात्रा है, छोटे आ की। अब ये मैंने का लिखा, इस पे एक डंडा लगाया और सिरोरेखा हो गया, तो ये हो गया का। एक्चुअली मैं आपको 12 खड़े ही समझाऊंगा, बट अपने तरीके से। जो किताबों में दे रखी है वो एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं होती है, सिर्फ आपके बेस को बनाने के लिए वो किया जाता है, बट जो एग्जैक्टली इस्तेमाल होता है वो यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब जरा मैंने ये का लिखा, का के उल्टे हाथ पे मैंने डंडा लगाया और सीधे हाथ की तरफ मात्रा गिराई, तो ये बन गई हमारी छोटी ई की मात्रा। ये हो गया क, ये हो गया का, ये हो गई की। अब छोटी ई की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, आई लिखते हैं, बहुत ही सिंपल। इसके बाद आता है बड़ी से इक। बड़ी से इक की जो मात्रा होती है, दोनों में डंडा होता है, बट ये सीधे हाथ की तरफ गिरती है और ये उल्टे हाथ की तरफ गिरती है। आपको याद रखना है, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि छोटी ई की मात्रा सीधे हाथ की तरफ गिरती है और बड़ी ई की मात्रा उल्टे हाथ की तरफ गिरती है। जब भी छोटे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा कभी भी किसी व्यंजन पे लगती है, तो वो उसके उल्टे हाथ पे डंडा लगाया जाता है और इस पे सीधे हाथ पर लगाया जाता है। याद रखेंगे ये बात आप। इसके लिए हम आई भी लिखते हैं दोस्तों, कभी कभी डबल ई भी लिखते हैं और कभी कभी दोस्तों वाई भी लिखते हैं। वाई अभी आप ध्यान में ना रखें, बट आपको इतना जरूर याद रखना है कि वाई भी बड़ी ई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है बड़े छोटे ऊ से उल्लू। छोटे ऊ से उल्लू की मात्रा क्या होती है, किसी भी व्यंजन के नीचे से घूमती हुई, जैसे ये का है, इस का के नीचे ऐसे, ये हो गया हमारा कु। क्या हो गया, कु। इसके लिए हम इंग्लिश लिखते हैं यू। क्या लिखते हैं दोस्तों, यू लिखते हैं। इसके बाद आता है बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ से ऊन, इसकी मात्रा कुछ ऐसी होती है, ये उल्टे हाथ की तरफ जाती है और ये सीधे हाथ की तरफ आती है। तो आपने छोटे या बड़े या छोटी बड़ी, इनकी मात्राओं के बीच में, इनकी मात्रा का जो सिंबल है, जो मात्रा चिन्ह है, उनके बीच में क्या अंतर है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसके लिए हम यू भी लिखते हैं और डबल ओ भी लिखते हैं दोस्तों। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ रही होगी कि भाई डबल ई कब लिखेंगे, डबल ओ कब लिखेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपके बिना पूछे ही दूंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद आता है हमारा छोटे ए से एडी। छोटे ए से एडी हम ऐसे किसी भी व्यंजन पे ऐसे का लिखा और उसके सिर पर एक मात्रा लगा दी, तो इसे हम कहते हैं छोटे ए से एडी की मात्रा। इसके लिए हम लिखते हैं ई। नेक्स्ट आता है हमारा बड़े से एनक की मात्रा। बड़े से एनक, जिसपे दो मात्रा होती है। देखो छोटे ए में सिंगल मात्रा है, इसमें डबल मात्रा है। जैसे हमने का लिखा और का पे ये मात्रा लगाती, तो ये हो गया के, क, का, की, कु, कु, के, यही तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हम ई भी लिखते हैं और ए आई भी लिखते हैं। ए भी लिखते हैं, ए आई भी लिखते हैं। इसके बाद आता है छोटे ओ से ओखली। छोटे ओ से ओखली के लिए आप एक डंडा और उस पर एक मात्रा लिखते हैं।
देखिए छोटे ए और छोटे ओ में अंतर है कि छोटे ए में केवल एक मात्रा है, जबकि बड़े छोटे ओ में मात्रा के साथ एक डंडा भी है। तो ये डंडा लगाया, इस डंडे पे एक मात्रा लगाई, तो ये हो गया को। इसके लिए हम इंग्लिश लिखते हैं ओ, ठीक है। इसके बाद आता है बड़े ओ से औरत। बड़े ओ से औरत के लिए एक डंडा और दो मात्राएं हैं, हमने ये का लिखा और इस पे दो मात्रा लगाई, ये हो गया को, ठीक है। इसके लिए हम ओ भी लिखते हैं, ए यू भी लिखते हैं और ओ यू भी लिखते हैं दोस्तों। 11वें नंबर पे आता है हमारा अंग से अंगूर। अंग से अंगूर, अंग से अंगूर के लिए हम किसी व्यंजन के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं, जैसे ये का लिखा, इस का के ऊपर ये हो गया कम, ठीक है। इसके लिए हम लिखते हैं ए एन, क्या लिखते हैं ए एन। 12वें नंबर पे आता है आना खाली। अब इसे आना खाली क्यों कहते हैं, आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताना, मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगा कि इसे आना खाली क्यों कहा जाता है। इस पे जो मात्रा होती है, दो बिंदु होती है जिसे विसर्ग कहा जाता है, जैसे का लिखा और इसे कहा पढ़ेंगे, इसके लिए हम ए एच लिखते हैं दोस्तों। 13वें नंबर पे आता है हमारा री से ऋषि। अब री से ऋषि की मात्रा में ऐसे होता है, जैसे का लिखा और ऐसे मात्रा कर दी, ठीक है, इसे क्री पढ़ते हैं, इसके लिए आर आई का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने कि ये 1 से लेकर 13 तक स्वर हैं, जबकि इसमें ये हमारा अनुस्वार है और ये हमारा अनुनासिक है। बाकी हमारे 13 में से एक अनुस्वार है, एक अनुनासिक है और 11 हमारे स्वर हैं। यहाँ पे मैंने स्वर लिखे हैं, यहाँ पे उनकी मात्रा के चिन्ह है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको समझने के लिए कि कैसे उनकी मात्रा लगती है, और यहाँ पे मैंने उसकी इंग्लिश की है। अब आपकी कंफ्यूजन है यहाँ पे, देखिए ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज समझनी। तो देखिए जिन पे मैंने रेक्टेंगल नहीं बनाया है, जैसे कि छोटा, छोटी ई, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा, छोटा ई, छोटा ओ, अंग, अणा और वी, इनमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। छोटे आ की मात्रा आएगी ए लिखेंगे, ठीक है, बट आपको कंफ्यूजन आती है यहाँ पे। तो इसका एक समाधान है, देखिए बहुत ही सिंपल। अगर बड़ा आ अपने मूल रूप में आएगा तो आप क्या लिखेंगे, डबल ए लिखेंगे। और अगर आ का डंडा आएगा तो क्या लिखेंगे आप, सिंपल सी बात, सिंगल ए लिखेंगे। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं आपको, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया आकाश। आकाश में यहाँ पे आ अपने मूल रूप में है तो डबल ए लिखेंगे। का के लिए तो आप जानते ही हैं के लिखते हैं, और आ के डंडे के लिए ए और शा के लिए एस एच। तो आपने देखा कि यहाँ पे बड़ा आ, क्या बड़ा आ मूल रूप में था तो इसलिए डबल ए आया, यहाँ पे मात्रा के रूप में था तो इसलिए सिंगल ए आया। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए और बड़ा ओ की। इन पांचों की बात, इन चारों की बात एक ही है। देखिए इनकी डबल वाली मात्रा, भले वो डबल ई हो, डबल ओ हो, ए आई हो या ए यू हो या फिर ओ यू हो, देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर मैं दो नाम लेता हूं, मैंने पहला नाम लिया नीलम और दूसरा नाम लिया मैंने रानी, देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ना पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे भी ना पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे ना पहला व्यंजन है, यहाँ पे ना पहला व्यंजन नहीं है। तो सिंपल सी बात समझिए कि बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, बड़ा ओ, इन चारों की मात्रा डबल वाली, जैसे कि डबल ई, डबल ओ, ए आई, ए यू या ओ यू, जिसमें डबल लेटर का इस्तेमाल होता है, तभी प्रयोग की जाती है जब ये पहले व्यंजन के साथ लगी हो। किसके साथ लगी हो, पहले व्यंजन के साथ लगी हो। अगर वो पहले व्यंजन के साथ नहीं लगी है मेरे दोस्तों, तो आप याद रखेंगे मेरी बात को कि आपने फिर सिंगल मात्रा का ही प्रयोग करना है। अभी आप इस एग्जांपल से समझ जाएंगे। तो ना के लिए हम क्या लिखेंगे, एन, ना के लिए हम एन लिखेंगे। अब ना पे किसकी मात्रा है, बड़ी ई की। अब बड़ी ई के लिए हम क्या लिखें, हमारे सामने यही कंफ्यूजन है। तो बड़ी की मात्रा अगर पहले व्यंजन के साथ लगी हो तो डबल ई लिखना है। तो ये आ गया हमारा नीलम, ठीक है। यहाँ पे इस पे फोकस कीजिए कि डबल ई आए। अब जरा यहाँ पे देखिए
रा के लिए तो आर लिखते हैं, आ के डंडे के लिए ए लिखते हैं, ना के लिए एन लिखते हैं, पर बड़ी की मात्रा पहली व्यंजन के साथ नहीं है तो इसलिए आई आया। तो देखा आपने यहां पे डबल ई इसलिए आया क्योंकि बड़ी की मात्रा पहली व्यंजन के साथ थी, यहां पे आई इसलिए आया क्योंकि ये पहले व्यंजन के साथ नहीं थी। आपका फोकस होना चाहिए पहला व्यंजन, अगर पहला व्यंजन है तो डबल ई, पहला व्यंजन नहीं है तो आई। बहुत ही सिंपल है। अब मैं इसी का एग्जांपल देता हूं बड़े ऊ की मात्रा का। जैसे मैंने यहां पे लिखा पूनम, यहां पे लिखा मैंने मोनू, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। पा के लिए हम क्या लिखेंगे पी। अब इस पा पे किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, और बड़े ऊ की मात्रा जब भी पहली व्यंजन के साथ होगी, याद रखेंगे बड़े ऊ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा अगर पहले व्यंजन के साथ है तो आपने डबल लेटर वाली स्पेलिंग को लिखना है। जैसे कि डबल ओ लिखा मैंने, ना के लिए एन ए एम मैंने लिख दिया पूनम। मोनू कैसे लिखेंगे भाई, सिंपल सी बात है, छोटे ओ की मात्रा है तो ओ ही आएगा ना। अब इस ना पे किसकी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, पर पहला व्यंजन है क्या, नहीं, इसलिए हम सिंगल लिखेंगे यानी यू लिखेंगे। तो आपने देखा कि यहां पे तो डबल ओ आया और यहां पे सिंगल यू आया। आपको आई थिंक ये भी समझ में आ गया। अब अगर मैं बात करूं जैसे कि नैतिक, मैंने लिखा नैतिक। अब ये जो नैतिक है, यहां पे ये जो ना है ये क्या है, सिंपल सी बात है, पहली व्यंजन के साथ है। अब पहली व्यंजन के साथ है तो ई लगाऊं या ए आई लगाऊं, ए आई लगाना है। और ता के लिए टी, आई के लिए ए, नैतिक हो गया, सिंपल। ऐसी अगर मैं कहूं कि गौतम है, गौतम, तो गा पे किसकी मात्रा है, जी, और बड़े ओ की मात्रा है तो ए यू भी लगा सकता हूं, ओ यू भी लगा सकता हूं, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। ता के लिए टी एम। तो मैंने आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की कि डबल का कब प्रयोग करना है और सिंगल का कब प्रयोग करना है, ए कब लगाना है, डबल ए कब लगाना है। अभी आगे चल के मैं आपको छोटे आ की भी मात्रा का लॉजिक समझाऊंगा, पर अभी मैंने आपको ये स्वर समझा दिए। तो आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोककर। अब मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैं समझाऊंगा आपको व्यंजन। हिंदी के स्वर और व्यंजनों की बात करें क्योंकि हम इंग्लिश सीखने वाले हैं, हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। तो इसलिए हम पहले अपने लेटर के पार्ट में हम क्या करेंगे, हम पहले हिंदी के स्वर और व्यंजनों पे फोकस करेंगे, फिर हम एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें फिर इंग्लिश वाले पे भी बात करेंगे, लेटर्स पे ही फोकस करेंगे बस, यानी अल्फाबेट्स पे। अब दूसरे नंबर पे हमें समझना है व्यंजनों को, यानी व्यंजन। व्यंजन कहते हैं हिंदी में व्यंजन, जिसे आप इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब भाई व्यंजन क्या है, व्यंजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए जो भी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे कि मैंने का लिखा था, का, की, कु, के, को, कं, कहा और क्री। तो आपने देखा कि इसमें छोटी आ की मात्रा है, इसमें बड़े आ की मात्रा है, इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, इसमें छोटी ऊ की, इसमें बड़े ऊ की, इसमें छोटे ए की, इसमें बड़े ए की, इसमें छोटे ओ की, इसमें बड़े ओ की, इसमें अंग से अंगूर की, इसमें अणा खाली की, और इसमें री से ऋषि की। तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक मैंने समझाया कि व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स क्या है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। यानी स्वर ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि साइंस में कंपाउंड है यानी यौगिक है। तो एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट से ही मिलके क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। तो ऐसी इंग्लिश हिंदी में भी या इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है उसमें सबसे छोटी यूनिट तो हमारी स्वर होते हैं, और स्वरों की सहायता से जो दूसरे व्यंजन बनते हैं, जो दूसरे वर्ण बनते हैं, वो बनते हैं व्यंजन।
बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। तो व्यंजन क्या है ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब दोस्तों मैंने क्या किया है, अपने विद्यार्थियों को इंग्लिश सिखाने के लिए ढंग से मैंने कायदे को, जो कि आपकी पहली किताब होती है, आप जब भी फर्स्ट क्लास में गए होंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी पहली किताब आपका कायदा होता है। तो उसी कायदे का मैंने थोड़ा सा आइडिया लेकर मैंने व्यंजनों को क्या किया है दोस्तों, मैंने 5 कैटेगरी में बांट दिया है। तो कैटेगरी नंबर 1 में मैं पढ़ाऊंगा आपको ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, पहले ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अब भाई ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु से ऊष्मा निकलती है। जैसे कि आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे का, खा, गा, घा, तो आप देखेंगे कि आपको यहां पर गर्म हवा महसूस होगी, क्योंकि उन्हें इसी वजह से इन व्यंजनों का नाम ऊष्म व्यंजन रखा गया है, जिसमें 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, है ना, ये 4 वर्ग होते हैं। तो देखिए क के लिए हम क्या लिखते हैं, के। खा के लिए हम क्या लिखते हैं, के एच। भाई ऐसे क ख ग, गा के लिए हम क्या लिखते हैं, जी। और सॉरी, गा के लिए हम लिखते हैं जी, और घा, घर के लिए हम लिखते हैं जी एच। ऐसी चा के लिए हम लिखते हैं सी एच, और छा के लिए हम लिखते हैं सी, छा छतरी के लिए लिखते हैं हम सी डबल एच। ऐसी जा के लिए हम लिखते हैं जे, और झा झंडे के लिए हम लिखते हैं जी एच। टा के लिए लिखते हैं टी, और ठा ठठेरे के लिए लिखते हैं टी एच। डा के लिए लिखते हैं डी, ढा ढक्कन के लिए लिखते हैं हम डी एच। ता के लिए लिखते हैं टी, था थन के लिए भी लिखते हैं हम टी एच। बहुत ही सिंपल है। दा के लिए हम क्या लिखते हैं दोस्तों, डी। दा धनुष के लिए हम क्या लिखते हैं, डी एच। क्या लिखते हैं, डी एच। पा के लिए हम क्या लिखते हैं, पी। फल के लिए हम क्या लिखते हैं, पी एच। हम इसके लिए एफ बी लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बा के लिए लिखते हैं हम बी, और भा भालू के लिए लिखते हैं बी एच। तो आपने देखा कि पहली कैटेगरी में जितने भी व्यंजन आए हैं, पहले वाले में जस्ट एच जोड़ने से दूसरा वाला आपको मिल रहा है। इसी वजह से दोस्तों मैंने इसको पहली कैटेगरी में रखा। तो जब भी आपको कंफ्यूजन होगी कि धा धनुष के लिए क्या आएगा, तो आप जरा धा को जरा ढंग से सुनिए। द और हा का मेल है, इसलिए डी एच है। था के लिए क्या लिखना है, तो आपको जरा ध्यान से सुनेंगे आप कि था, तो ता और हा का मेल सुनाई दे रहा है, इसलिए टी एच आ गया। तो आपने याद रखना है कि क के लिए हम के लिखते हैं, तो खा के लिए हम के एच लिखते हैं। ये पहली कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 33 व्यंजनों में से तो 20 व्यंजन यहीं के यहीं पड़ गए। दूसरी कैटेगरी में मैंने रखा दोस्तों अंत्यस्थ व्यंजन। इन्हें हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन। अब इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, देखिए इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि प्राण वायु से ऊष्मा निकलती है। जैसे कि का, खा, गा, घा, घा, ड़ा, ता, आप बोल के देखें ये तो निकलेगा। इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो ध्वनि होती है वो हमारे पेट के अंदर से निकलती है। जैसे य, आप बोलिए य, र, ल, है ना, तो आप देखेंगे पेट के अंदर से आवाज आ रही है, पर जब आप इनको बोलोगे तो आपकी कंठ से आवाज आएगी। देखिए क, ख, घ, आप बोल के देखिए, ऐसा बिल्कुल होगा, साइंटिफिक है ये बिल्कुल। तो देखिए या से यज्ञ के लिए हम वाई लिखते हैं। भाई सिंपल सी बात है, या से यज्ञ के लिए वाई, रा से रथ के लिए आर, ला से लड़के के लिए व एल, वा से वर्षा के लिए बी, हा से हाथी के लिए एच, मा से मछली के लिए एम, और ना से नल के लिए एन। तो ये सारे के सारे कौन सी व्यंजन है, ये सारे के सारे अंत्यस्थ व्यंजन है, क्योंकि इनकी उच्चारण पेट के अंदर से होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं पे भी इतना सिस्टमेटिकली नहीं मिलेगा दोस्तों। ये मैंने सब अपने एक्सपीरियंस से बनाए बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते। क्या है ना दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में हिंदी मीडियम के विद्यार्थी बहुत पढ़ाए हैं,
और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की जो इंग्लिश होती है बहुत कमजोर होती है, तो उन्हें सिखाते सिखाते ये सब सरस्वती माँ की दुआ से मुझे समझ में आ गया है। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरी टीचिंग में क्या चीज अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के बड़ी खुशी होती है दोस्तों। और कमेंट लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। क्या आता है दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या है? बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात। संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो दो या दो से अधिक व्यंजनों से मिलके बनते हैं। जैसे इसमें आते हैं चार में, एक आता है त्रासी त्रिशूल, एक आता है श्रासी क्षत्रिय, एक आता है श्री और एक आता है ज्ञासी ज्ञानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी इसे गलत ही कर देते हैं। तो देखिए, त्रासी त्रिशूल के लिए ता और पूरा रा लिखा जाता है। ता के लिए तो आप जानते हैं टी लिखते हैं और रा के लिए आप जानते हैं कि आर लिखते हैं। तो आपको पता लग गया कि त्रा के लिए टी आर लिख दिया। ये बना आधे का और पूरे शा से। तो आधे का के लिए तो हम लिखते हैं के और पूरे शा के लिए हम लिखते हैं एस एच। तो बन गया भाई, ये आधे शाह और पूरे रा से मिलके बना है। आधे शाह के लिए हम एस एच लिखेंगे और रा के लिए हम आर लिखेंगे। ज्ञानी के लिए हम आधा गा और पूरा या से मिलके बना है, इसलिए इसे हम जी वाई लिखते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज भी क्लियर हो गई। अब आता है चौथा पार्ट। देखिए, चौथे पार्ट में आती है हमारे तीन आना खाली। पहला आना खाली, दूसरा आना खाली और तीसरा आना खाली। इसके लिए हम डी लिखते हैं, कभी कभी हम इसके लिए आर भी लिखते हैं। इसके लिए एन लिखते हैं, इसके लिए भी एन लिखते हैं। पांचवा पॉइंट आ जाता है हमारा सासे सपीरे के लिए, या सासे सलेट में दो व्यंजन हमारे रिलेटेड है। एक है सासे सलगम और एक है सासे षटकोण। सासे के लिए एस लिखते हैं, इसके लिए एस एच लिखते हैं, इसके लिए एस एच लिखते हैं। जब सबसे मंद ध्वनि आती है स की तो एस लिखो, जब उससे थोड़ी तीव्र ध्वनि आए तो फिर एस एच लिखो सा सलगम, और जब सबसे ज्यादा तीव्र ध्वनि आए तो फिर एस एच लिखो सा से षटकोण। स श और श ये तीव्र ध्वनि देता है। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई है। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैंने इनकी विशेषताओं के आधार पे इन्हें 5 कैटेगरी में बांट दिया है दोस्तों। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या कि हमारी 13 तो स्वर थे जो मैंने आपको बताए थे। 37 आप इसको गिनेंगे तो 37 निकलेंगे, टोटल हो जाएंगे 50। तो ये जो 50 है ना, इसकी पहले आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। यानी मतलब क्या? मतलब ये है कि जब तक एक विद्यार्थी को ये नहीं पता होगा कि का के लिए के लिखते हैं, बा के लिए बी लिखते हैं, भालू के लिए बी एच लिखते हैं, और उसे स्वर और व्यंजनों का ही नहीं पता होगा, क्या वो इंग्लिश सीख पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए दोस्तों, इसे मैं पहला स्टेप कहता हूं इंग्लिश सीखने का, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक आपकी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ नामों के माध्यम से स्वर और व्यंजनों की कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, इनकी मात्राओं के प्रयोग को भी समझाता हूं, और एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको करके दिखाता हूं जिसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद। ये दोस्तों संस्कृत में इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा। वर्ण विच्छेद कहते हैं, और उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। कभी भी मैंने अपने चैनल पे इसे समझाया नहीं है। जैसे कि मुझे लिखना है एक नाम जिसका नाम है कैलाश। कैलाश बाबा भोलेनाथ से स्टार्ट करते हैं। मुझे लिखना है कैलाश श्रीवास्तव। मुझे क्या लिखना है? कैलाश श्रीवास्तव। अब कैलाश श्रीवास्तव को मुझे लिखना है तो मैं सबसे पहले कैलाश को उठा लेता हूं। मतलब कैलाश मैंने यहां पे लिखा और मैं पहले कैलाश को लिख के दिखाता हूं। तो संस्कृत में क्या करते हैं हम कि जो स्वर को और व्यंजन को उसके स्वर से अलग कर देते हैं। तो कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए, मैंने का लिखा, मुझे इस का पे बड़ी ई की मात्रा को हटाना है तो मुझे इसके लिए हलंत लगाना पड़ेगा। मैंने इस पे हलंत लगाया तो ये बड़ी ई की मात्रा से क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो देखिए, मैंने इसको ऐसे लिखा, बीच में प्लस का साइन डालना है।
फिर ला लिखा, ला पे किसकी मात्रा है, बड़े आ की, बट इसको हटाने के लिए मुझे इसके नीचे हलंत लगाना है, आप संस्कृत में जानते होंगे। फिर सा से सरगम के लिए, सा से सरगम के लिए हटाया और इस पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की मात्रा है। तो आपने देखा कि पहले जो तीन आए हैं, ये जो पहले तीन आए हैं ये हमारे व्यंजन है, और जो बाद के तीन आए हैं वो हमारे स्वर हैं। तो किसी भी शब्द की जो शब्द बनता है वो स्वर और व्यंजनों के मेल से ही बनता है। तो ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है ताकि आपको दिक्कत ही ना आए बिल्कुल भी। दोस्तों आप बस वीडियो में बने रहें, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था बस वीडियो में बने रहा करें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना किया करें, मेरे वीडियो को बिल्कुल ढंग से देखा करें। आपका जो आधार है ना दोस्तों इतना सॉलिड कर दूंगा ना कि आप एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाहें या किसी भी लेवल की आप बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं। तो देखिए का के लिए हम क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, बिल्कुल ठीक है। बड़े की मात्रा, अब बड़े की मात्रा की कंफ्यूजन थी तो मैंने आपको शुरुआत में बताया, बड़े के लिए हम ई भी लिखते हैं, बड़े के लिए हम ए आई भी लिखते हैं, बट ए आई का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब वो किसी भी शब्द के पहले व्यंजन के साथ लगाओ, पहले व्यंजन के साथ लगाए, इसलिए मैंने यहां पे लिखा, ये आ गया श्री, के आ गया, मतलब का के लिए के और बड़े के लिए ए आई लगा दिया। ला के लिए आप क्या लिखते हैं, एल, आ के डंडे के लिए क्या लिखते हैं, ए, और सा के लिए क्या लिखते हैं, एस एच। अब यहां पे ये जो छोटा ए की मात्रा है इसके लिए हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, इसका लॉजिक मैं आपको अब समझा देता हूं। देखिए छोटे आ की मात्रा में बड़ी कंफ्यूजन है। पहली बात तो इसकी मात्रा का सिंबल कोई होता ही नहीं है। जिस व्यंजन पे कोई मात्रा नहीं होती और उसके नीचे कोई हलंत नहीं लगा तो इसका मतलब है कि उस पे छोटे आ की मात्रा होती है। अब छोटे आ की जो मात्रा होती है इसके लिए आप तीन बातों पे ध्यान दीजिए। देखिए छोटे आ की मात्रा अगर पहले व्यंजन के साथ लगी है, पहले व्यंजन के साथ लगी है तो 100% आपको 100% ए लिखना ही लिखना है, 100% आपको लिखना है। अंतिम व्यंजन के साथ लिखी है, लगी है तो आपको 100% ए नहीं लिखना है। अब मध्य व्यंजन यानी मध्य यानी बीच वाला जो व्यंजन होता है उसके साथ लगेगी नहीं लगेगी, इसे समझने के लिए हमें दो चीजों पे फोकस करना है। अगर मध्य व्यंजन के बाद वाले व्यंजन पे भी अगर छोटे आ की ही मात्रा है तो ए लगेगा, और अगर उसके मध्य व्यंजन के बाद वाले पे छोटे आ की मात्रा नहीं है तो उस पे व्यंजन नहीं ए नहीं लगेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे कि मैंने लिखा रमन, मैंने एक नाम लिखा रमन और एक नाम लिखा रजनी। अब देखो रा के लिए तो हम आर लिखेंगे। अब इस रा पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की, पहला व्यंजन है इसलिए ए लिखेंगे। मां के लिए हम क्या लिखेंगे, एम। अब इस मां पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की, और उसके बाद वाले पे भी किसकी मात्रा है, छोटे आ की, उसके बाद वाले पे भी छोटे आ की मात्रा है, इसलिए मध्य व्यंजन के लिए हम ए लिख देंगे उसके छोटे आ की मात्रा के लिए। ना के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। बट क्या इस पे छोटे आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। पहले के साथ 100% लिखेंगे, अंतिम के साथ नहीं लिखेंगे, मध्य के साथ तभी लिखेंगे जब उसके बाद वाले पे भी छोटे आ की मात्रा हो। अब बात करते हैं रजनी कैसे लिखेंगे। रा के लिए तो हम आर लिखेंगे, छोटे आ की मात्रा है, पहला व्यंजन है इसलिए तो लिखेंगे। जा के लिए हम जे लिखेंगे। अब इस जा पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की मात्रा है। क्या उसके बाद वाले पे भी छोटे आ की मात्रा है, बिल्कुल भी नहीं, उस पे छोटे आ की मात्रा नहीं है, बाकी किसी की भी हो तो हम ए नहीं लिखेंगे। ना के लिए हम क्या लिखेंगे, एन। अब इस ना पे किसकी मात्रा है, बड़ी की मात्रा। बड़ी के लिए हम आई भी लिखते हैं, बड़ी के लिए हम डबल ई भी लिखते हैं। क्या भी मैं डबल ई लिख सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये पहला व्यंजन नहीं है। तो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हो गई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो को रोक के इसकी नोटिंग ले सकते हैं। जो भी मैं आपको बता रहा हूं आप इसकी नोटिंग लेना ना भूलें दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, यकीन मानिए मेरी बात को। श्रीवास्तव, अब मैं श्रीवास्तव लिख के दिखाऊंगा कि भाई श्रीवास्तव कैसे लिखेंगे। तो देखिए ये जो श्रा है, ये जो श्रा है ना, ये क्या है, श्रा, ये श्रा है। इस श्रा पे मैंने क्या कर दिया, हलंत लगा दिया,
इस पे बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। फिर हमारा वाह है, वाह पे हलंत लगाया, इस पे बड़े आ की मात्रा है। फिर सा लिखा, सा पे हलंत लगाया, अब इस पे कोई मात्रा ही नहीं है क्योंकि ये अर्ध व्यंजन है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। ता के लिए हम क्या लिखेंगे, ती, और उस पे हलंत लगाएंगे, क्या आएगा, छोटे आ की मात्रा। फिर ऐसे ही वाह लिखेंगे, वाह पे भी क्या लगेगा, हलंत, और उस पे भी क्या आएगा, छोटे आ की मात्रा। अब मुझे ये इंग्लिश में लिखना है क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो श्रा है आधा शा और पूरा रा है, तो आधे शा पे नहीं, ये रा पे लगा हुआ है, इसलिए हम SHR लिखेंगे पहले, और बड़ी की मात्रा रा पे लगाए क्योंकि वो दूसरा है, तो इसलिए हम आई लगाएंगे। ये आ गया। आप डबल ई भी लगा सकते हैं, चलेगा। तो ये हो गया श्री। अब वाह के लिए हम क्या लिखेंगे, वी। आ के डंडे के लिए क्या लिखेंगे, ए। आधे सा के लिए हम एस लिखेंगे। आधे सा के लिए या किसी भी अर्ध व्यंजन के साथ आप ए नहीं लगा सकते दोस्तों। ता के लिए आप क्या लिखोगे, टी। अब इस ता पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की, और उसके बाद वाले पे भी किसकी मात्रा है, छोटे आ की, इसलिए ए लगेगा। और वाह के लिए हम क्या लिखेंगे, वी। वाह के लिए हम क्या लिखेंगे, वी। तो वाह के लिए वी लिखेंगे, उस पे छोटे आ की मात्रा है, परंतु ये अंतिम व्यंजन है, अंतिम व्यंजन है, इसी वजह से दोस्तों यहां पे ए नहीं आएगा। तो हमने देखा कितने इजी तरीके से कैलाश श्रीवास्तव लिख दिया। कुछ और नाम मैं आपको लिख के दिखाता हूं ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। जैसे मुझे लिखना है चंचल, मैंने लिखा चंचल महाजन, मैंने लिखा चंचल महाजन, मैंने लिखा वैशाली, वैशाली राजपूत, मैंने लिखा पवन बंसल, मैंने लिखा गौतम, या मैंने लिखा गौरव, हाँ मैंने लिखा गौरव गहलोत, या एक और मैं नाम लिखता हूं, मैंने लिखा आपके लिए गीता, गीता गीता मल्होत्रा। तो ये 5 नाम मैं आपको और लिख के दिखाता हूं जिससे आपका और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो देखिए सबसे पहले मैं चंचल लिख के दिखाता हूं आपको। चार के लिए हम क्या लिखते हैं, CH, बिल्कुल पता है आपको। ये चा पे किसकी मात्रा है, अंग से अंगूर की, तो क्या लगाएंगे, AN। फिर आधे, फिर पूरे चा के लिए हम क्या लिखेंगे, CH। इस चा पे किसकी मात्रा है, छोटे आ की, और उसके बाद वाले पे भी किसकी मात्रा है, छोटे आ की, इसलिए हम A लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, चंचल। ला के लिए हमने क्या रख दिया, L। अब इस ला पे भी किसकी मात्रा है, छोटे आ की, परंतु दोस्तों अंतिम व्यंजन है इसलिए ए नहीं आएगा। महाजन कैसे लिखेंगे, मां के लिए हम क्या लिखेंगे, M। इस पे किसकी मात्रा है, मां पे, छोटे आ की, पहला व्यंजन है, ए लिखे ही जाएगा। हा के लिए क्या लिखेंगे, H। आ के डंडे के लिए A, जा के लिए J। छोटे आ की मात्रा है ना, इसके बाद वाले पे भी किसकी मात्रा है, छोटे आ की, तो इसलिए क्या लिखेंगे, A। और ना के लिए हम क्या लिखेंगे, N। अब ना के लिए हम क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, N लिखेंगे, पर इसके लिए ए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अंतिम व्यंजन है। इसके बाद लिखते हैं हम वैशाली। वा के लिए आप क्या लिखेंगे, वी। अब इस वा पे किसकी मात्रा है, आप मुझे बताइए। इस वा पे मात्रा है छोटे बड़े से एनक की, बड़े से एनक की मात्रा है, पहला व्यंजन है, इसीलिए हमें 100% इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना, AI लिखना पड़ेगा, ई नहीं लिख सकते, याद रखेंगे। शा के लिए हम क्या लिखेंगे, SH लिखेंगे। शा पे किसकी मात्रा है, बड़े आ से आम की मात्रा है, मात्रा रूप है तो सिंगल ही आएगा। ला के लिए हम क्या लिखेंगे, L। अब इस ला पे किसकी मात्रा है, बड़ी से इमली की मात्रा है, क्या ये पहला व्यंजन है, नहीं, इसलिए हम आई लिखेंगे। तो याद रखना है, बड़ी ई हो, बड़ा ऊ हो, बड़ा ए हो या बड़ा ओ हो, इन चारों की मात्रा सबसे पहले व्यंजन के साथ हो तो डबल लेटर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि डबल ई, डबल ओ, AI या AU या OU, है ना। और बड़े आ का क्या कॉन्सेप्ट था, बड़े आ की अगर मात्रा का चिन्ह है तो सिंगल ए, और आ अपने मूल रूप में है तो डबल ए।
छोटे आ की मात्रा का क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत ही सिंपल, पहले व्यंजन के साथ है तो ए लिखो, अंतिम व्यंजन के साथ है तो मत लिखो, बीच वाले के साथ तब लिखो जब उसके बाद वाले पे भी छोटे आ की मात्रा और किसी और की हो तो मत लिखो। तो यही बातें हैं, अगर इन्हीं बातों को आप समझ लेंगे तो आपको हिंदी के नामों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। और दोस्तों ये आपका आधार बना देगा, इससे आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़नी भी आ जाएगी। और मेरे पे विश्वास रखिए आप, मैं आपका सारा काम बना दूंगा यदि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करना बनता है दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं। तो प्लीज इस वीडियो को हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि जब तक भारत का गरीब व्यक्ति पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेगा तब तक भारत इस पूरी दुनिया में विश्व गुरु नहीं बन सकता। सिर्फ कह देने से मोदी जी के कि भारत विश्व गुरु बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। शिक्षा बना सकती है भारत को विश्व गुरु। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि हाँ सर आपकी बात से हम सहमत हैं। तो देखिए, रा के लिए हम क्या लिखेंगे? आर। आ के डंडे के लिए क्या लिखेंगे? ए। जा के लिए क्या लिखेंगे? जे। और पा के लिए क्या लिखेंगे? पी। और छोटे ऊ की मात्रा है यू लिखेंगे, और ता के लिए क्या लिखेंगे? टी। इस ता पे किसकी मात्रा है? छोटे आ की, पर अंतिम व्यंजन है इसलिए ये नहीं लिखेंगे। अब पवन बंसल, आप चाहें तो इसका वर्ण विच्छेद भी करके कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको एक करके दिखा दिया था। पवन लिखना है तो पा के लिए तो हम क्या लिखेंगे? पी। छोटे आ के लिए हम क्या लिखेंगे? छोटे आ की मात्रा है इसलिए लिखेंगे ए। अब देखो, वी लिखोगे तो भी सही है, डब्ल्यू लिखोगे तो भी सही है। आपने ज्यादातर इंग्लिश में कभी भी डबल वी इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखा होगा, बहुत रेयर होगा कि आपको डबल वी दिखेगा, क्योंकि डब्ल्यू भी क्या करता है? डबल वी का ही काम करता है। दो वी अगर आप जोड़ोगे तो वो डब्ल्यू ही बनता है। तो जब भी वा की ध्वनि तीव्र आती है, यानी तेज ध्वनि आती है, तो हम वहां पे वी ना लिख के डब्ल्यू लिख लेते हैं दोस्तों। तो ये मैंने डब्ल्यू लिख दिया। तो इस पे किसकी मात्रा है? छोटे आ की। इसके बाद वाले पे भी छोटे आ की मात्रा है इसलिए ए लिखेंगे, ना के लिए हम एन लिखेंगे। तो ये हो गया पवन। बंसल कैसे लिखेंगे? बा के लिए हम क्या लिखेंगे? बी। और बा पे किसकी मात्रा है? अंग से अंगूर की, तो इसलिए ए एन आएगा। सा के लिए हम क्या लिखेंगे? एस। इस सा पे किसकी मात्रा है? छोटे आ की। उसके बाद वाले पे भी क्या है? छोटे आ की, इसलिए ए लिखेंगे। और ला के लिए हम एल लिख देंगे, बंसल, पवन बंसल। अब गौरव गहलोत लिखना है तो गा के लिए हम लिखेंगे जी। गा पे किसकी मात्रा है? बड़े ओ की मात्रा है, तो ए यू या ओ यू दोनों में से कोई लिख सकते हैं। रा के लिए आर। इस रा पे किसकी मात्रा है? छोटे आ की। उसके बाद वाले पे भी किसकी मात्रा है? छोटे आ की, इसलिए ए लिखेंगे। वा के लिए क्या लिखेंगे? बी। ये हो गया गौरव। गहलोत लिखना है, जब भी चार वाले होते हैं तो दो दो में तोड़ दो, गह और लोत, ऐसे कर दो। तो ग के लिए तो जी लिखेंगे, छोटे आ की मात्रा ए लिखेंगे, हा के लिए एच लिखेंगे, ला के लिए एल लिखेंगे, छोटे ओ के लिए ओ, और ता के लिए टी। ये हो गया गहलोत। गीता मल्होत्रा लिखना है, गा के लिए हम क्या लिखेंगे? जी। अब गा पे किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है, और वो पहला व्यंजन है इसलिए हम क्या लिखेंगे? डबल ई। ठीक है। ता के लिए हम क्या लिखेंगे? टी। छोटे आंख बड़े आंख की डंडा है, क्या लिखेंगे? ए। मल्होत्रा के लिए क्या लिखेंगे? एम। छोटे आ की मात्रा है इसलिए ए लिखना ही पड़ेगा। ला के लिए एल। अब इसके साथ देखिए आधा व्यंजन है, आधे व्यंजन के साथ कभी भी ए नहीं लिख सकते आप। हा के लिए आप क्या लिखेंगे? एच। अब देखिए यहां पे हा पे किसकी मात्रा है? बड़े ओ से ओखली की। क्या ये पहला व्यंजन है जैसे कि गौरव पे था? नहीं ना, पहला व्यंजन था तो इसलिए हमने ए यू या ओ यू का प्रयोग किया, पर ये पहला व्यंजन नहीं है इसलिए केवल सिंगल ओ का ही प्रयोग करेंगे। त्रा के लिए हम क्या लिखेंगे? टी आर ए, क्योंकि त्रा के लिए हम टी आर लिखते हैं। तो देखा दोस्तों, ये मैंने आपको करके दिखाया। आपको ये पहला स्टेप कैसा लगा? आपको ये वीडियो देखने के बाद मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंग्लिश सीखने का दूसरा कदम समझाऊंगा, यानी वर्ड को समझाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो उस वीडियो को भी बिल्कुल भी मिस ना करें। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दोनों जगह पे लिंक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।